अपना मन। देखिए कुछ लोग तो मन की बात भी रेडियो पे करते हैं, लेकिन जो लोग मन की बात मन में ही कर लेते हैं उनमें कहा जाता है कि अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं बेहतर हैं। अपने आप से बात करने के लिए रेडियो क्यों चाहिए भाई? अपने आप से बात, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, वो अच्छा प्रोग्राम होता है, मैं तो हंसाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ। अपने मन की बात अपने आप से कर पाना, अपनी मन स्थितियों को ठीक से समझ पाना, उसके लिए यश चोपड़ा से ना पूछना कि क्या यही प्यार है ना? तो अपने मन को ठीक से समझ पाना, इतना ही नहीं, अपने मन को कंट्रोल कर पाना, असली चीज ये है। ये ताकत जिसके अंदर आ गई ना, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना मन हो जाता है जिस समय वो कंट्रोल में ना हो। तो अपने नहीं, मैं की बात नहीं कर रहा, मैं ये मैं के सेंस नहीं है। ऐसा 1000 बार आपके साथ होगा कि आपका दिमाग जानता है कि यदि इस सिचुएशन में आपने रिएक्ट किया तो नुकसान आपको ही होगा, और उसके बाद भी आप रिएक्ट कर ही देते हैं। ये समझते हुए कि रिएक्शन आपके लिए घातक है, आप रिएक्शन दे देते हैं, और इसका मतलब आपका मन आपके विवेक के कंट्रोल में नहीं है। मन ऐसा एक्टिव होता है कि विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है उस समय, और आपने गुस्से में कह दिया, बाद में पछताए, सम्मान टूट गया, संभावना खत्म हो गई। कोई संभावना, कोई नौकरी की संभावना थी, बॉस ने 2-4 उल्टी बातें बोल दी, तो झेल लेना था उस दिन जब संकट है तो, लेकिन नहीं झेल पाए, वहीं सुना दी 4 गालियां उसको, और बाद में दुखी होना। अपनी भावनाओं की तीव्रता पर अंकुश लगा पाना। सीधी सी बात है भाई, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से में आ गए, तो वो कंट्रोलर है, आप कंट्रोल्ड हैं। मतलब 100% ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, किसी न किसी मात्रा में तो हम सब गलती कर ही बैठते हैं, हम सब गलती करते हैं। लेकिन मजा कब है, कोई गुस्सा दिलाए आपको और आप कहें गुस्सा दिला रहे हो, आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं चाहता हूं, तुम्हारे चाहने से नहीं आएगा। ठीक है, जाओ। अगर इतनी ताकत है कि मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से तय होंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं होंगे, मन में आएगा, वो तो स्वाभाविक है, कोई आपके सामने उठ पड़े हरकतें कर रहा है, गुस्सा आएगा, पर वो गुस्सा व्यक्त होगा या नहीं ये मैं तय करूंगा, ये तुम तय नहीं करोगे। तो किसी को अपने इमोशंस में अंतर करना ठीक से आता हो एक तो, और दूसरा अपने इमोशंस को बचाना या कंट्रोल करना, अभिव्यक्ति करनी है या नहीं करनी है, इमोशन नहीं है तब भी इमोशन दिखा देना है ये भी आता हो, इमोशन है तब भी नहीं दिखाना है ये भी आता हो। तो ऐसा 1000 बार होगा जीवन में कि इमोशन नहीं आ रहा मन में, लेकिन अपेक्षा है कि आना चाहिए। ऐसा होता है, सास ससुर की मृत्यु पर इमोशंस कम आते हैं, और लोग अगर जैसे बहू कोई है, उसे सास मर गई, अंदर से उसे लड्डू फूट रहा है बहुत जोर से, इतनी खुश है क्योंकि वो सच में परेशान थी, इस सेंस में परेशान थी कि उसकी आजादी खत्म हो जाती थी, प्यार भी करती थी, आजादी भी खत्म होती थी, अब उसकी मौत हो गई है। उसको अंदर से ईमानदारी की बात है कि सुख दुख के अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा हो रहा है, दुख भी है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा है। माहौल ऐसा है कि उस माहौल में अब वो करे तो क्या करे, उस रोने की अपेक्षा है, समाज उम्मीद कर रहा है कि रोए, जो वहां पर हाड़ मतलब गला फाड़ फाड़ के रो देगा ठीक से आंसू सहित, आप समझ जाइए कि समझ गए, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। पुरुषों में भी ऐसा क्या है, पुरुषों से बहुत अपेक्षा नहीं होती ना, कोई मर आ जाए तो पुरुष लोग वहां पर जूते ठीक करते रहते हैं, उनको रोने वाला काम है ही नहीं उनका, अंदर जाके रोए अच्छे भी नहीं लगते रोते हुए, तो उनको बाहर ही खड़ा करते हैं कि आप जूते वूते देखो, और खाना वाना बन रहा है वो देखो, टिंडा विंडा कटा का नहीं कटा वो देखो। रोने वाले काम में आमतौर पर महिलाएं, मतलब उनको समाज ने काम दे दिया है जो कि एक तरफा सा काम है एक तरफा, लेकिन परफॉर्मेंस होती है अच्छी है, कुछ भी आपको आप माने या ना माने, मैं तो 2-4 बार देखा, मैं तो गदगद हो जाता हूँ कि 5 महिलाएं रो रही हैं जोर जोर से, फिर चुप हो जाती है, फिर बातें चल रही है, और सुनाओ तुम्हारे घर में सब ठीक है। 20 मिनट के बाद छठी औरत आई, और जैसे ही वो आई फिर वृंदगान शुरू, कोरस में शुरू, उसके बाद फिर 8-10 मिनट कोरस में सबका चला, फिर छठी भी बैठ गई साथ में कि इस स्वेटर में कितने घर बनाने हैं। अब जब साथ में आएगी फिर देखिए आप, ये जो है ना अपने इमोशंस पर ऐसा कंट्रोल, ये पुरुषों के बस की बात नहीं है, मुश्किल है। तुम समोसे में कौन सी चटनी खाते हो, मीठे वाली? ओहो, हरी चटनी खानी है, वहीं कृपा रुकी हुई है तुम्हारी। और मैं सोचता हूं कि इतने मूर्ख
आदमी के या इतनी मूर्खतापूर्ण बातों को सुन के लोग कैसे उसके भक्त बन सकते हैं। तो अच्छा ओहो चटनी से दिक्कत आ रही थी और चटनी पीसने में लगे मैं उसके बाद से कि कृपा रुकिए क्योंकि हमने पुदीना कम डाला था। बताओ, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर स्टॉप्ड बिकॉज पुदीना कम था। क्या क्या बात है। इसीलिए मुझे इस बात पे भरोसा होता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे। पहले पहले मुझे नहीं होता था, तब से मुझे भरोसा हो गया कि हाँ बंदर ही हमारे पूर्वज थे और कुछ मामलों में अभी भी हैं, खत्म नहीं हुए। देखो आप ना, आप तो क्वेश्चन पूछे क्लिप बना लेंगे मेरा तो आप कितना भी मुझे उकसा लीजिए मैं कमेंट करूंगा है ना। तो नो कमेंट्स। हाँ मैंने सीखी माइंड रीडिंग। आपको कैसे पता लगा लेकिन ये? अच्छा मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट हिंट कर देता हूं। मैंने पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों को टीवी पर माइंड रीडिंग करते हुए देखा। मैं घबरा गया क्योंकि मैंने भी फिलोसफी ठीक ठाक समय तक पढ़ी है। मुझे लगा कि ऐसी कैपेबिलिटीज इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो मैं इतना घबरा गया तो फिर मैंने ढूंढा कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो माइंड रीडिंग सिखा सके। तो पहले टीचर ने बताया कि 5 साल लगेंगे। मैंने कहा इतना तो है ही नहीं मेरे पास, 5 साल में कहां से निकालूंगा, बेरोजगार तो हूं नहीं, काम करना होता तो कहां से निकालूंगा। तो मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं। फिर कुछ लोगों को देखा और खतरनाक माइंड रीडिंग करते हुए, पासवर्ड निकालते हुए, मैं और घबरा गया। फिर मैंने 2-3 जगह और पता किया, फाइनली एक टीचर मुझे मिल गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर कितना समय लगेगा। मुझे उम्मीद थी कि 5 साल बोलेगा, मैं कम करवा के 3 साल कर लूंगा किसी तरह से। बोला सर 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा आप मजे ले रहे हो मेरे, ऐसा ही। मैंने कहा आप मजे ले रहे हो मेरे पर। नहीं सर सच में लगेंगे। एंड ही न्यू मी थ्रू यूट्यूब एटसेट्रा, सो ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल। सर अच्छा नहीं लगता कि मैं आपका टीचर बनूं, मतलब मैं तो आपसे सीखता हूँ। मैंने कहा वो सब छोड़ो, टाइम बताओ कितना लगेगा। उसने कहा 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा सिखा दो। फिर फाइनली आई इनवाइटेड हिम टू दिल्ली। मतलब क्लासरूम जिसमें अकेला मैं स्टूडेंट था, ऐसे क्लास चली। 2 दिन लगे, कुल मिला के 6 घंटे, 3 घंटे 3 घंटे 2 दिन। एंड आई नो ऑलमोस्ट 40 ट्रिक्स। हाँ सुनो पूरी बात सुनो। उसके बाद मैंने घर जाके अपने बच्चों पे और फैमिली मेंबर्स पे ट्राई भी किया। और जो बच्चे हैं हमारे घर में, मतलब बायोलॉजिकली मेरा एक बेटा है, एक बच्ची है जो रिश्ते में, तो वो भी हमारे घर में रहती है। इसमें हंसने की बात नहीं थी, सही बात थी। तो 2 बच्चे थे, दोनों टीनेजर्स हैं, तो दोनों को मैंने 5-6 जादू किए। उसके बाद से वो मुझसे नजर नहीं मिलाते। उनको लगता है कि नजर मिले तो पहचान जाएगा क्या चल रहा है। मैं जैसे ही बोलता हूँ बेटा इधर आओ, तो वो मन में ना कुछ दिमाग चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करते जाते कि अगर ये पढ़ नहीं ले तो उनको चिंता ये कि उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम ना निकाल लूं मैं, जो कि मुझे पहले से पता है। उनको चिंता इस बात की है। और क्योंकि मैंने 6-7 जादू करके दिखा दिए उनको। जैसे एक जादू ये कि चाबी हाथ में रखी है, घूर के देखा चाबी घूम गई। यस आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स। मैं आपको फिर बताऊंगा उसकी बात। जैसे सुनो अरे सुनो तो सही पहले। जैसे ये कि 2 बॉल हैं, एक मेरे हाथ में एक किसी और के हाथ में दी, फिर मैंने कुछ किया, दोनों बॉल उसके हाथ से निकल गई। सुनो जैसे ये कि मैंने एक बच्चे के नाक पे छुआ और दूसरे को फील हुआ। ठीक, मुझे झूठ बोलने की आदत आमतौर पर नहीं, मैं बहुत सोच के बोल रहा हूं जो भी आपसे कह रहा हूं। सुनिए ऐसे 30-40 और, इंक्लूडिंग ऑल द मैजिक्स दैट यू हैव सीन ऑन द टीवी स्क्रीन्स। उसके बाद आपसे कह रहा हूं कि ये सब फरेब है, झूठ है, धोखा है, कोई जादू नहीं है। दुनिया का एक भी इंसान किसी दूसरे इंसान के अंदर से एक भी शब्द नहीं निकाल सकता है। और अगर कोई पासवर्ड निकालता हो उसको मेरे सामने ले आना, मेरा निकाल दे पासवर्ड, सबके सामने ही कर लेंगे, कोई भी निकाल के दिखा दे पासवर्ड। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये सब बेकार की बातें, डरना नहीं है। बस मैंने क्योंकि अपने गुरु को वायदा किया है, मैं रिवील नहीं कर सकता सारी बातें, क्योंकि उनका रोजगार है भाई। वो तो सब उसी पे टिका हुआ। बट यस आई एम श्योर नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन रिवील योर पासवर्ड
unless and until you yourself reveal your password to him or her, knowingly or unknowingly. अब इससे ज्यादा मुझसे बुलवाइएगा मत, मैंने हिंट कर दिया है, उसी में दिमाग लगा। उठ के बोलो, जैसे बोलो। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई? हाँ, मेडिटेशन कुछ नहीं होता, मतलब होता होगा, इसका लिंक उससे नहीं है। नहीं, मेडिटेशन तो कमाल की चीज होती है, मुझसे आज तक हुआ नहीं, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग इट एंड हैविंग द बेनिफिट्स, सो आई विल नॉट रिजेक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मेडिटेशन। लेकिन ये जो माइंड रीडिंग है, इसके लिए मेडिटेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं। माइंड रीडिंग के लिए वो सब बेकार की बातें हैं। भरोसा करो यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर भरोसा कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ना करो, मत करो, मैं कब कह रहा हूँ कि भरोसा करो, आपकी चॉइस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने कई लोगों को देखा है, वो परेशान रहते कि ये लोग ऐसा कर लेते, हमसे तो नहीं होता, कहीं मेरा कोई पासवर्ड ना निकाल ले। सब बेकार की बातें। कोई नहीं निकाल सकता पासवर्ड आपका, जब तक कि आप खुद उसको ना बताएं। और होता क्या है कि वो वीडियोस एडिटेड होते हैं, छोटे पार्ट्स होते हैं, और वो हिस्सा जिसमें आपने खुद पासवर्ड बताया था वो उसमें नहीं होता है। अब तो मैंने क्लियर हिंट दे दिया है ना, अब बस समझ के चलिए चलिए चलिए। नाउ डोंट आस्क मी स्पेसिफिक क्वेश्चंस विद स्पेसिफिक नेम्स, आई हैव द आंसर बट आई विल नॉट गिव। चलिए, सो द नॉर्म्स कैन बी कॉन्ट्ररी नॉर्म्स। तो जो हमारा दिमाग है वो कह रहे हैं कि जैसे एक बर्फ की सिल्ली समझ लीजिए, एक समुद्र में मान लीजिए बर्फ का पहाड़ है, बर्फ का कितना हिस्सा पानी की सतह के ऊपर रहता है? ये लगभग 10% के आसपास है, बाकी सारा पानी के नीचे है। यही नियम है ना, फिजिक्स में ही तो बताया होगा। सिमन फ्रॉइड कह रहे हैं कि यही स्थिति हमारे दिमाग की है। दिमाग का जितना हिस्सा सतह के ऊपर है वो कॉन्शियस है, चेतन। और चेतन का मोटा मोटा मतलब, जब आप जागरूक हैं, आपको पता है कि आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग चेतन है उस समय। जैसे कि अभी चेतन है, आपको पता है क्लास में बैठा हूं या क्लास में बैठी हूं, इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है सब पता है। फोन आ गया अचानक और मास्टर जी घूर के देख रहे हैं तो फोन काट देना, चुपचाप नीचे ही नीचे काट देना है कि नहीं इस समय ठीक नहीं है, या हल्का सा उठा के बाद में बात करूंगी, या चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे। तो इतना क्या खट से कट, और ऐसा चेहरा सामने सीरियस टाइप का कि अभी तो पता भी नहीं क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये रिस्क वाला समय है, इस समय शरारत नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे जिनको थोड़ा आदत होगी स्मोकिंग वगैरह करने की, उनका बहुत मन तड़प रहा होगा, तलब कि एक सुट्टा मार लेता किसी तरह से, पर पता है कि यहां नहीं मार सकते हैं, और यहां अगर एक लगाए तो बड़ा भारी पड़ने वाला है, तो दबा रहे हैं कि अभी नहीं, रुक जा रे मन, रुक जा रे मन, बस 20 मिनट रह गए हैं, नीचे जाके 2 लगा लूंगा, अभी थोड़ी देर शांत रहो। अभी आप ये जो चल रहा है ना आपके मन में, इसको बोलते हैं कि आप कॉन्शियस माइंड में हैं। आप यहाँ, आपको पता था क्लास में आ रहे हैं, इससे आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है जो क्लास के लायक है। आप जिन कपड़ों में शाम के बाद होते हैं वो पहन के नहीं आते क्लास में, क्योंकि आपको पता है असभ्य कहलाए जाएंगे अगर वो सब पहन के आ जाएंगे। तो आप जानते हैं कि भाई क्लास में जा रहे हैं तो डिसेंट बन के जाना है, इंसान बन के जाना है, कंगी वंगी कर लो ठीक से, झाड़ झंखाड़ लेके नहीं जाना है इस तरह से। ये कॉन्शियस माइंड है, सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में इच्छाएं आती रहती हैं तरह तरह की, जो कि सामान्य बात है। इच्छाएं 3 तरह की हैं, एक वो जिन्हें जब चाहे पूरा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास करते हुए अचानक इच्छा आई कि पानी पी लूं, तो पी लो, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत जोर से इच्छा हो रही है पानी पीने की, तो बोतल उठाओ पी लो पानी, इसमें क्या दिक्कत है, बाहर जाके पी के आ जाओ। या कोई पड़ोसी वड़ोसी होगा जो पनघट से पानी लाया होगा, उससे मांग के पी लीजिए, उसमें क्या है, कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसी इच्छा जिसको लेकर कोई दबाव नहीं है, आप पूरी कर सकते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो आएंगी और उसको लेकर दबाव है कि अभी पूरा नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं। ऐसी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, इसको बोलते हैं सप्रेशन।
सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। जब हम अपनी किसी इच्छा को दबाते हैं तो वो इच्छा चेतन से दबकर अवचेतन में चली जाती है। तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए सबकॉन्शियस का है। आपके सपने वगैरह आमतौर पर सबकॉन्शियस से आते हैं। हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है। नींद की सबसे गहरी अवस्थाएं सबकॉन्शियस के लेवल पे होती हैं। और सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई कंट्रोल कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को हिप्नोटाइज करना सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है और कॉन्शियस पे नहीं होता है। तो इच्छाओं की दुनिया की बात करें तो जो इच्छाएं अभी व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन बाद में कर सकते हैं, उसको दबाएंगे, सबकॉन्शियस में है। कि जैसे यही कि सिगरेट पीनी है, अभी नहीं पी सकते है, सिगरेट भी है, माचिस भी है, माहौल भी है, लेकिन ये पता है कि अगर यहां ऐसा किया, छिपा नहीं सकते ना कि चुपचाप पी ली, पता भी नहीं चला, ऐसा तो होगा नहीं। उसकी महक हर जगह गुले गुलजार हो जाएगी और उसके बाद ढूंढ लिया जाएगा कौन है। तो आप ये सब सोचते सोचते हुए छोड़ो यार, दबा के रखो, बाद में 3:30 बजे तब देखेंगे। ये सब कॉन्शियस हुआ। फिर मन का एक तीसरा हिस्सा है, क्योंकि कुछ इच्छाएं कॉन्शियस में ऐसी आती हैं जो ना अभी पूरी हो सकती हैं ना कभी और पूरी हो सकती हैं। वो इच्छाएं इतनी अनैतिक हैं अपनी प्रकृति में, जिनको पूरा करना तो दूर की बात है, किसी को ये कहना कि मेरे मन में ऐसी इच्छा आती है, ये भी पाप माना जाएगा। और मजे की बात है, सबके मन में आ रहा है, कहना अलाउड नहीं है। सबसे अच्छे दोस्त को भी जो ना बताया जाए, ये वो वाली इच्छाएं हैं। इसलिए नहीं कि उसके भाई या बहन को लेकर है, अदरवाइज भी ऐसा हो सकता है किसी भी वजह से कि आपको लगता है कि बहुत अनैतिक है, नहीं ये नहीं बात करेंगे, ये बहुत पर्सनल मामला है। ऐसी इच्छाओं को और दबाना पड़ता है। वो कमबख्त जोर मारती हैं बार बार, इच्छा चाहती है कि पूरी हो जाए, मन को पता है कि पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें और दबाते हैं, तो ये पहुंच जाती है अनकॉन्शियस में। जो सबकॉन्शियस में है वो लौट के चेतन में फिर से आ सकता है कि पान खाना है, पान खाना है, पान खाना है, अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते, क्लास खत्म हुई, बाहर गए, फिर से इच्छा ही पान खाओ, पान खा लिया, गप से मन शांत हो गया। अब चेतन में चली गई थी, फिर चेतन में आ गई। आपने दबा लिया था, शाम को फिर याद आ गया तो आपने पूरा कर लिया, क्या दिक्कत है। अब जो इच्छा ऐसी है जो न पूरी अभी करनी है, न कभी और करनी है, न किसी से कहना है, ऐसी तमाम इच्छाएं हो सकती हैं। और सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं मुख्य रूप से ऐसी इच्छाएं काम इच्छाएं ही होती हैं। और काम चेतना इतनी आवारा किस्म की है कि वो किसी के प्रति भी हो सकती है। ऐसे लोगों के प्रति जिनके साथ अगर संबंध आप सोच भी रहे हैं तो वो समाज में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे सगोत्रीय संबंध आपने सोच लिया किसी के साथ हरियाणा में, तो बिना गर्दन के लटकना पड़ेगा पेड़ पर, कोई चारा नहीं है उसका। तो ऐसी इच्छाओं को दबाएंगे, दबाएंगे और दबाएंगे, इतना दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि वो चली जाएगी अचेतन में, अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस का मतलब है कि यहां एक काली गुफा जैसा मामला है, यहां जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और बाहर निकलने का जो एक रास्ता है उसके पास में बैठा एक चौकीदार। ये सब सिगमंड फ्रॉइड बता रहे हैं, चौकीदार का सिद्धांत दिया उसने, थियरी ऑफ गेट कीपर बोलते हैं उसको, चौकीदार का सिद्धांत। उस चौकीदार का एक ही काम है कि अंदर से कोई इच्छा बाहर आ ना पाए, दबी रहे अंदर। इसलिए जब किसी इच्छा को बाहर आना होता है वो चेहरा बदल के आती है, क्योंकि चौकीदार है गधा एक नंबर का, चेहरा बदलते नहीं पहचान पाता, आधार कार्ड नहीं मांगता उसका, चेहरा बदल के आएगी, समझता कोई और है तो तुम जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। और जो सिगमंड फ्रॉइड कहना चाह रहा है वो ये कि हमारी सबसे दबी हुई इच्छाएं चेहरा बदलकर सपनों या कल्पनाओं में सामने आती हैं। उसने सारे सपनों की व्याख्या कर दी कि ये सपना आने का मतलब दरअसल ये है, मतलब रहस्यवाद की व्याख्या कर दी कि रहस्यवाद क्यों होता है। उसको गर्भ के दौरान के अनुभवों के अचेतन स्तर से उसकी व्याख्या की। बहुत रोचक व्याख्या है कि सिगमंड फ्रॉइड ने।
और उसने कहा कि अब आप सोच के देखिए कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आमतौर पर करते हैं केवल उस बात से जो उसने आपके सामने कही है। वो चेतन है, मुश्किल से 10%। उसका 90% व्यक्तित्व उसके अवचेतन और अचेतन में है। अवचेतन जिसे वो जानता है किंतु आप नहीं जानते, अचेतन जिसे वो भी नहीं जानता। और फिर आप केवल 10% देख के बोलते कि इंसान बड़ा अच्छा है, हमने उससे बात की है। यहां तो शादियां हो जाती हैं 5 मिनट की बातचीत के आधार पे। लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले सारे घेर के बैठे हैं, फिर बोलते तुम दोनों बात कर लो। सब उठ के चले जाते हैं, बाहर कान लगा लेते हैं दीवार में ऐसे करके। फिर लड़का पूछता है आपकी क्या हॉबीज हैं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से तैयार किया हुआ है। लड़की बता रही है सास ससुर की सेवा करना मेरी हॉबी है। लड़का बाग बाग, क्या बात है यार, यही पत्नी चाहिए थी, मेरे माँ बाप पे ध्यान रखेगी। फिर लड़की पूछती आपकी क्या हॉबी है। लड़का कह रहा है खाना बनाना, पत्नी को घुमाना, शॉपिंग पे ले जाना, ये सब हॉबीज हैं। दोनों मक्कार एक नंबर के, दोनों सफेद झूठ बोल रहे हैं एकदम। लेकिन क्योंकि ऊपर की खोपड़ी है ना 10%, उससे काम चल रहा है। दोनों सुपर प्रभावित होकर लौटे हैं। लड़के के माँ बाप पूछ रहे क्या पापा, बस क्या बताऊं पापा, आपकी सेवा हो जाए, मुझे यही तो इच्छा है। लड़की भी कह रही है बहुत अच्छा, शॉपिंग करवाएगा और देखिए खाना बनाता है। देखिए आजकल ऐसा लड़का मिलता है कहीं। मैंने पूछा शराब पीते हो। बोला नहीं, एकदम नहीं पीता हूं शराब में, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता। ऐसा लड़का आजकल मिलता है कोई इतना सज्जन? ऊपर से मार्केटिंग करवाएगा, शॉपिंग करवाएगा। अभी उसको पता नहीं है कि सब झूठ है, फरेब है, इसमें एक भी चीज सस्ती निकलने वाली आगे चलकर। दोनों प्रभावित हो गए, शादी हो गई। 6 महीने बाद झगड़ते हुए अपने घर पहुंचे, क्योंकि 6 महीने बाद सच सामने आ जाता है। 2, 4, 5, 6 महीने तो एक विशेष काल है जिस समय 7वें आसमान पे होते हैं लोग। उसके बाद जमीन पे धम से गिरते हैं, तब समझ में आता है कि गलती हो गई है। तो कौन, ये तो भैंस टाइप का इंसान मिल गया मुझे, तो ठीक व्यक्ति है ही नहीं। तो अचेतन जो है ना, वो कंट्रोल करता है हमारे माइंड को। और सिगमंड फ्रॉइड ने कहा किसी को समझना है तो उसके अचेतन को समझो, उसके अवचेतन को समझो। और मनोविश्लेषण जो है वो तरीका है किसी व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन को समझने का, जिसपे सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसी रिसर्च की, हजारों केसेस पे रिसर्च करके तब निष्कर्ष निकाले। आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर रहा होगा उस जमाने में। एआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसका तरीका क्या बताएंगे, वही कैसे सिखा सकते हैं एआई। तो एआई सिखाने के जो तरीके हैं वो तरीके, जैसे एक तरीका होता है कि जब बहुत तेज गुस्सा आए तो गुस्से और उसकी अभिव्यक्ति में गैप ले आना चाहिए। सबसे देसी तरीका है जब आप किसी भावना के शिकार हो रहे हो, बस कुछ कहने या करने से रुक जाइए कि 1 घंटे बात करेंगे। एक तरीका मैंने हाल ही में देखा अपने घर के आसपास एक व्यक्ति में इसी का, उसको बड़ा अच्छा सूत्र है उसके पास, गुस्से पर ही, उसे बहुत गुस्सा आता है, किसी मनोवैज्ञानिक ने सिखा दिया उसको, वो उसका इस्तेमाल अच्छा करता है। जैसे गुस्सा आता है, डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं करना है, 100 तक गिनना है, फिर जो मन में कर देना। सो सिंपल। तेज गुस्सा है, 1, 2, 3, 4, अब जब तक 100 गिनता है गुस्सा खत्म हो जाता है। कितना सिंपल है। तो इतना ही सिखा दिया डॉक्टर ने कि जब भी गुस्सा है 100 तक गिनने के बाद करना जो भी करना हो। पर अब वो खुद ही समझ रहा है कि 100 तक गिनने की नौबत आती है, उसके पहले मामला दफा हो जाता है। तो ऐसे कुछ तरीके, गैप हो गया। दूसरा ऑटो सजेस्टिव मोड है, लाफ्टर है, मुन्ना भाई MBBS उसका एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ तरीके बता दीजिए, हो जाएगा। और एक और तरीका होता है गुस्से के मामले में, जब आपको लगे कि गुस्से से दिमाग की नसें फटने वाली हैं और आपके हाथों कुछ खून वून हो जाएगा आज, तो सबसे आसान, हालांकि उस समय आसान लगता नहीं है लेकिन है आसान, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। अगर लग रहा है कि मैं यहाँ रहा और ये भी रहा तो एक का खेत हो जाना तय है या जमींदोज हो जाना तय है। एक का जमींदोज समझते हैं, मतलब जमीन में गाड़ लेना। तो यदि किसी एक का जमींदोज या खेत हो जाना तय हो तो चुपचाप वहां से चले जाइए। एक है सांकेतिक अभिव्यक्ति करना। कुछ लोग क्या करते हैं,
2-2.5 साल के बच्चों से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 2 से 2.5 साल के बच्चों का सबसे सामान्य व्यवहार है, गुस्सा बहुत तेज आता है, पर वो होते हैं चिंटू पिंटू। अगर गुस्सा कर दे अपने बाप पे कि पापा, एक झापड़ पड़ेगा, उड़ता हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको पता है गुस्सा करने का फायदा तो है नहीं, सिर्फ मैं ही पिटूंगा, नेट लॉस मेरा ही होने वाला है। तो बच्चे को ये पता है कि मेरी इमोशनल ताकत ज्यादा है, यानी मैं इतना प्यारा हूं, मैं इतना क्यूट सा हूं, छोटा सा हूं कि मैं उसका मिसयूज कर सकता हूं। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो पिट जाऊंगा, उसका फायदा नहीं है। तो बच्चे क्या करने लगते हैं, जो बाद में बड़े होके भी लोग करते रहते कई बार। जैसे किसी बच्चे को कुछ नाराजगी, गुस्सा आ गया, वो क्या करेगा, वहां से दूर भागेगा, दीवार में या नीचे लेट के माथा ऐसे मारेगा 8-10 बार। कभी देखा आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा? आप में से कितने लोगों को याद है कि आपने ऐसा किया हुआ है? जिनको याद भी है, हाँ बस, बाकियों को याद नहीं है। 2 ही तरह के लोग हैं, जिनको याद है और जिनको याद नहीं है। ऐसा आप में से एक भी नहीं होगा मेरे ख्याल से इसने ऐसा, मतलब ऐसी कोई हरकत ना की हो। और जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जमीन पे लेट के पूरा ऐसे कट मारते हैं, कस कस के। अच्छा मारते ऐसे कि लगे नहीं ध्यान से, उनको अच्छे से पता है कि मारते हुए दिखना है, मारना नहीं है। और अगर वो मार रहा हो बच्चा, आपको उसको ठीक करना है, उसको देखिए मत बस। वो वहां जाके मार रहा है, आप इधर देखते रहिए, आपस में बात करने लग जाइए। तो वो 2 बार मारेगा, फिर देखेगा, उधर देखेगा। और जैसे ही उसको पता लगा नहीं देख रहे, चुपचाप उठ के झाड़ फोड़ के आ जाएगा, धूल झाड़ के अपने आप आके हेलो कर देगा। उसके बाद उसको पता है कि भाव नहीं है इस चीज का, सारा खेल तो भाव का और किस चीज का खेल है। कुछ लोग बड़े होने के बाद भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते, जो बार बार क्या बोलते हैं, खुदकुशी कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगा, ब्लेड मेरे पास है, काट दूंगी। तो तरीका इनको मैनेज करने का भी वही है जो बच्चों का है, भाव नहीं देना है। कोई ऐसे करे, उधर देखो, काटो भाई काटो। किसने नहीं काटा आज तक? उसके बाद वो दिखा के ही काटेगा, और इतना ही काटेगा कि बच सके, क्योंकि ज्यादा कट गया तो फायदा उसको हो गया। क्यों काटेगा? तो सुसाइड की धमकी देने वाले 1000 में 999 झूठी धमकी देते हैं, एक आध सच्चा व्यक्ति होता है, और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या कर सकते हैं? ऐसा कभी हो जाए जीवन में हादसा कि आपको कोई पसंद करने वाला व्यक्ति, जिद्दी किस्म का व्यक्ति सुसाइड कर ले, तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। एक ही बात सोचनी है, सांसें कितनी है पहले से फिक्स है। इसमें कोई क्या कर सकता है? ईश्वर ने तय करके भेजा है, लेकिन उसके दबाव में अपनी सांसें कम मत करवा लेना। पता लगा सांस चलेगी, सांस आ गई बिना बात के, और वो झंझट चली। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चलें, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है, और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें टूटती हैं, और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और संतुलित हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी फूल को कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वो अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है, जब हम छोड़ते हैं तो जीवन खिलता है। ये समझना जरूरी है कि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं। छोड़ना मतलब है जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना। ये विश्वास करना कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। ये भरोसा करना है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा। यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते। हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं।
और ये चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूं, वैसे ही हमारा मन हल्का हो जाता है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है, और जब चिंता समाप्त होती है तब भीतर शांति और मौन का जन्म होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है। छोड़ना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। जब हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं, तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वामित्व और पकड़ है तो वह प्रेम नहीं है, वह कैद है, और कैद कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वही छोड़ना जानता है, और वही अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौट आता है और पहले से भी गहरा हो जाता है। जब तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो तो हर चीज तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारे नियंत्रण में अब तक क्या बिगड़ा और क्या सुधरा। कितनी बार तुमने सोचा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया, और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। यानी जो जीवन करता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। लेकिन उस समय जब तुम पकड़ रहे होते हो तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है। यही कारण है कि छोड़ना ही सच्ची समझ है। ये स्वीकार करना कि जीवन को मुझसे ज्यादा जीवन खुद समझता है। छोड़ना हमें भीतर की उस गहराई से जोड़ता है जहां कोई डर नहीं है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर मैंने छोड़ा तो सब खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है, स्वतंत्रता छोड़ने से। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो हमेशा पूर्ण है। वहीं तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम पहले से ही संपूर्ण थे। पकड़ ने तुम्हें केवल इस सत्य से अंधा कर रखा था। छोड़ना यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और यही अस्थायीपन जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोरियत बन जाता, लेकिन हम इस अस्थायीपन को स्वीकार नहीं करते, हम इसे पकड़ना चाहते हैं, और यहीं से हमारी पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम जीवन के इस नृत्य को स्वीकार कर लेते हो। तब हर क्षण तुम्हें नया लगता है, हर अनुभव तुम्हें अनमोल लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब कुछ भी न करना, लेकिन छोड़ना मतलब है परिणाम की पकड़ छोड़ देना। काम तो तुम करते हो, लेकिन उसके नतीजे को जीवन पर छोड़ देते हो। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस तरह छोड़ते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं रहता, तुम आनंद से काम करते हो, और यही आनंद तुम्हें सफलता भी देता है। छोड़ना रिश्तों में भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन यही पकड़ प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। जब तुम छोड़ते हो तो सामने वाला अगर रुकेगा तो वह प्रेम से रुकेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला जाएगा तो यह भी तुम्हारे लिए वरदान ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए छोड़ना प्रेम की परीक्षा है, और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का सार समझ लिया। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन को हाँ कहते हो। पकड़ना हमेशा ना है। तुम कहते हो ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही ना तुम्हें दुख देता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही ठीक है, और इसी स्वीकार में शांति है। यही स्वीकार ध्यान का द्वार खोलता है। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। यही कारण है कि छोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। छोड़ना हमें बीमारी से भी मुक्त करता है। सोचो, चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब पकड़ का परिणाम है। क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी कस जाता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं
तो हमारे शरीर की जकड़न भी खुलने लगती है। हमारा मन शांत होता है, शरीर सहज होता है और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सचमुच जब तुम छोड़ देते हो, सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम सूर्य को कह सकते हैं कि आज मत उगना? जीवन का सबसे छोटा नियम भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम क्यों यह भ्रम पालते हैं कि हम जीवन को पकड़ सकते हैं? ये भ्रम ही हमारी पीड़ा है। और जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें पहली बार यह अनुभव होता है कि नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। जीवन पहले से ही सही चल रहा है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण मतलब यह मानना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा। यह भरोसा ही तुम्हें हल्का करता है। जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता है और तभी तुम महसूस करते हो कि जो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे, वही काम जीवन तुम्हारे लिए कर देता है। यही समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। यही समर्पण सबसे बड़ा विश्वास है। और अंततः छोड़ना तुम्हें परम स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा तुम्हें कैद करती है। पकड़ का मतलब है डर, लालसा, असुरक्षा। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब स्वतंत्र हो जाते हो। और यही स्वतंत्रता असली आनंद है। यही स्वतंत्रता मुक्ति है। यही स्वतंत्रता आत्मा की पूर्णता है। इसलिए यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से हाथ खींच लेना नहीं है, बल्कि भीतर के संघर्षों को समाप्त करना भी है। हम में से हर कोई अपने भीतर किसी न किसी दर्द, किसी न किसी स्मृति, किसी न किसी अपमान या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। यही पकड़ हमें बार बार अतीत में खींच ले जाती है और वर्तमान को जीने से रोक देती है। जब हम कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ यही है कि उन पुराने बोझों को गिरा दो जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य अपने आप उज्जवल बनने लगता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम उस सीख को पकड़कर दुख बना लेते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ये तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, सजग होकर करो। लेकिन तुमने धोखे को पकड़ लिया और अब हर रिश्ते में वही डर लेकर चलते हो। यही पकड़ तुम्हें नए प्रेम, नई संभावनाओं, नई स्वतंत्रता से रोकती है। जब तुम कहते हो छोड़ दो, तो तुम अनुभव को स्वीकार करते हो, लेकिन उसकी पीड़ा को पकड़े नहीं रहते। और तब वह अनुभव तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाता है, बोझ नहीं। छोड़ने का संबंध विश्वास से गहरा है। जो जीवन पर भरोसा करता है वही छोड़ सकता है, और जो भरोसा नहीं करता वही कसकर पकड़ता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन जिस पल हम भरोसा करते हैं और छोड़ देते हैं, उसी पल हमें पता चलता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के खिलाफ क्यों न हो। यही कारण है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग है। यह छलांग हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देती है। यह भी देखो कि छोड़ना केवल दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि सुख से भी मुक्ति है, क्योंकि सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्ट देता है जितना दुख को पकड़ना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सुखद अनुभव आता है और तुम चाहते हो कि यह हमेशा बना रहे, तो यह चाहत ही तुम्हें पीड़ा देगी, क्योंकि जीवन का नियम है हर चीज बदलनी है। सुख भी बदलेगा, दुख भी। और जो ये समझ लेता है वह सुख को भी पकड़ता नहीं और दुख से भी डरता नहीं। वह दोनों को अनुभव करता है और छोड़ देता है। यही संतुलन, यही शांति का मार्ग है। छोड़ना एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक समझ है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह देख लेते हो कि पकड़ने से केवल दुख मिला है। जब यह बोध गहराई से उतरता है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गर्म लोहे को हाथ से छोड़ने के लिए तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, तुम अपने आप उसे गिरा देते हो। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि पकड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है, तो तुम सहज ही छोड़ देते हो। छोड़ना हमें रिश्तों में सच्चा प्रेम सिखाता है।
अधिकांश लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं। वे कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो केवल मेरे रहो, लेकिन यह पकड़ है, प्रेम नहीं। असली प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। यह प्रेम तभी संभव है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो, और यही प्रेम सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है। इसमें न डर है, न असुरक्षा, न अपेक्षा, केवल स्वतंत्रता और समर्पण है। छोड़ने से हमारी सृजनशीलता भी खिलती। जब तुम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हो और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन बंधा रहता है, और बंधा हुआ मन कुछ नया नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन खुल जाता है, उसमें नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, नया उत्साह आता है। यही कारण है कि महान रचनाकार, कवि, संगीतकार और संत सभी ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी रचनाएं तब हुई जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी और अस्तित्व के प्रवाह को अपने ऊपर से बहने दिया। छोड़ना हमें मृत्यु से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा डर मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह सब छीन लेगी, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं है। उसने पहले ही सब छोड़ दिया है, रिश्तों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़। उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है जिसे मृत्यु छीन सके। और यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। ये भी समझो कि छोड़ना मतलब जीवन से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, साधारण कर्तव्य छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब है परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। तुम अपने कर्तव्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करते हो, लेकिन उसके नतीजे को पकड़कर नहीं बैठते। यही वास्तविक त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही कर्मयोग है। और अंततः छोड़ना हमें वही देता है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं, शांति, स्वतंत्रता और आनंद। जब तुम पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो रहे होते हो। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम पा रहे होते हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, और यही इस वाक्य का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की हमारी कोशिशें कितनी व्यर्थ हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त योजनाएं बना लें, पर्याप्त सुरक्षा जमा कर लें, पर्याप्त रिश्ते पकड़ कर रखें तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन क्या कभी किसी का जीवन पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहा है? सबसे शक्तिशाली राजा भी मौत को रोक नहीं पाया, सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखों से मुक्त नहीं हुआ, और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। इसका अर्थ यही है कि नियंत्रण का विचार ही भ्रम है। और जब हम ये भ्रम छोड़ देते हैं तभी हमें समझ आता है कि जीवन पहले से ही अपने संतुलन में है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ हमेशा भय से जन्म लेती है। हम रिश्ते पकड़ते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर है। हम धन पकड़ते हैं क्योंकि हमें भविष्य में असुरक्षा का डर है। हम प्रतिष्ठा पकड़ते हैं क्योंकि हमें सम्मान खोने का डर है। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ देता है वह इन सभी डरों से मुक्त हो जाता है। उसने समझ लिया है कि असली सुरक्षा केवल भीतर है। अगर भीतर शांति है तो बाहरी असुरक्षा भी तुम्हें हिला नहीं सकती। यही छोड़ना है, बाहर की पकड़ छोड़कर भीतर की शक्ति को पहचान लेना। छोड़ना हमें वर्तमान से जोड़ता है। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। तुम अतीत की किसी याद को पकड़ कर बैठे हो या भविष्य की किसी संभावना को, और इसी कारण तुम वर्तमान में नहीं जी पाते। लेकिन जीवन केवल